हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस मॉडल पेपर सेट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि आप आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पहले भी शायद पहले सेट में था, तो याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है और ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है और बीच में आपका क्या होता था, अभिलंब। तो यहाँ पे जो कोण बनता था इस कोण को हम लोग बोलते थे आपतन कोण और यहाँ पे जो कोण बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा, प्रकाश परावर्तन के नियम में भी था ये कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण का आपको मान दे रखा है 90 डिग्री है और परावर्तन कोण आपसे पूछा गया है, तो बताइए यदि आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन भी कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आंसर कौन वाला होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, यहाँ पे आपका क्या है, ध्रुव है और यहाँ पे आपका क्या है, वक्रता केंद्र। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होता है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान कितना होगा। देखिए, ये भी प्रश्न आपको हर सेट में लगभग मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि f बराबर होता है r/2 और अगर r आपको पूछा जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 × f। और यहाँ आपसे r का मान ही पूछा है, f का मान आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो r बराबर फॉर्मूला क्या है, 2 × f। ठीक है, तो 2 का 2 तो रहेगा ही, f का वैल्यू आपको 16 दे रखा है, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 32 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण आपको बोला है तो याद होना चाहिए अवतल दर्पण इस तरह का होता था। ठीक है, और अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को, ये ध्रुव होता था आपका और ये आपका क्या होता था, फोकस। यदि किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते थे तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता था, इसका आभासी प्रतिबिंब बनता था और आवर्धित बनता था इधर। ठीक है, और सीधा भी बनता था। तो याद रखिएगा, वस्तु को कहाँ रखने से बनता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। याद रखिएगा इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। ये भी शायद पिछले सेट में शायद किसी में था आपका। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जो पीछे के दृश्य देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। इस तरह का एक और क्वेश्चन था कि जल में अगर किसी लकड़ी को रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत हमको क्यों होता है। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश अपवर्तन, और उसमें भी प्रकाश अपवर्तन ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होता। ठीक है, लेंस बोला है, जैसे मान लीजिए ये आपका अगर लेंस है, ये आपका अगर लेंस है, तो मान लीजिए प्रकाश किरण अगर यहां से होकर पास हुआ लेंस में, तो ये क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि मान लीजिए अगर ये लेंस है
और ये इसका क्या होता था, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता था O, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। अगर किसी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा जाए तो वो जरा सा भी परिवर्तित अपने पथ से नहीं होता था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? सेम वही क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, तो ये क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देता था, ठीक, सब प्रकाश किरण को क्या करता था, एक जगह एकत्रित कर देता था, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? देखिए जब नेत्र में अधिक प्रकाश पड़ता है तो हम लोग आँख क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और जब कम प्रकाश रहता है तो हम लोग ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हैं, मतलब आँख को फैला लेते हैं। तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली करता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट में था कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, यहाँ निकट बिंदु बोला है, तो दोनों याद रखिएगा, निकट बिंदु आपका होगा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या हो जाता है आपका, अनंत हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी याद रखिएगा, मानव नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। आप सोचिएगा कि उल्टा अगर बनता है तो हम लोग को सीधा दिखाई क्यों देता है, तो वो मस्तिष्क की सहायता से हमको कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? देखिए जरा दूरदृष्टिता कब होता है, जब समंजन क्षमता क्या हो जाता है आपका, घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण यह अपने फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, वो क्या कहलाता है? देखिए समंजन क्षमता क्या होता है कि हम लोग अपने नेत्र का जो फोकस दूरी है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये नियंत्रित करता कौन है, इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो देखिए संतुलित मतलब क्या है कि अभिकारक में भी जितना मतलब परमाणु संख्या है किसका, तत्व का, उतना ही परमाणु संख्या किधर होना चाहिए आपका, उत्पाद में भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं दोनों साइड में। तो पहले देखिए इधर Fe1 है और इधर Fe कितना है, 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इधर आपका Fe है, इधर भी आपका Fe3 है, चलिए ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन आपका कितना है, 4 दूनी 8 है, ये भी आपका नहीं है, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन में बोला है Fe इधर देखिए 3 है, ठीक है, इधर भी 3 है, इधर हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, ये भी आपका सही नहीं, सॉरी ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है आपका, 4 है। तो संतुलित समीकरण आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला चलिए देखते हैं हम लोग, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो ये शायद बहुत सारे सेट्स में क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखिएगा उपचयन किसको बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं हम लोग जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, उपचयन, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है आपका, उपचयन हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें क्या हो रहा है आपका, अपचयन हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पहले उपचयन दिया है, पहले क्या दिया है, उपचयन दिया है, फिर क्या दिया है, अपचयन। तो पहले उपचयन किसमें हो रहा है आपका, हाइड्रोजन में, फिर उपचयन अपचयन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन सॉरी Cu में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो मतलब अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। याद रखिएगा जो भाग लेने वाला होता है वो अभिकारक कहलाता है और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है कि जितना अभिकारक में आपका
द्रव्यमान होगा उतना ही आपका किसमें होगा, उत्पाद में भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CH4 प्लस 2O2 अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बना रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऊर्जा यहाँ पे अवक्षेप के रूप में हमको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मतलब ऊर्जा मिल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, और जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगला देखते हैं, बोला कि A प्लस अम्ल, मतलब A क्या होगा, जिसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण भी बने, आपका लवण भी बन जाए, ठीक है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाए, फिर आपका जल भी बन जाए। इसको याद रखिएगा कि अगर कार्बोनेट को, धातु कार्बोनेट को अगर हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। ठीक, लाल नहीं होगा। अच्छा, लाल होता किससे है, ठीक है, नीला को लाल करता कौन है, अम्ल। यहां बोला नहीं होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन चुनना आपको जो क्षारक है। तो क्षारक देखिए पहले ऑप्शन में ही हमको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, क्षारक। सही आंसर क्या हो जाएगा, NaOH। अगला प्रश्न है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। देखिए ये क्वेश्चन भी शायद पिछले किसी सेट में था। तो जल आपको देखिए इन चारों ऑप्शन में से सी में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीकरण का जल, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ Na2CO3 होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। देखिए जल की उपस्थिति में कोई भी अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन क्या होता है, उपस्थित रहता है, किसमें, अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7 और 14 दे रखा है। यह पदार्थ में क्षारक कौन होगा। देखिए क्षारक का जो pH मान होता है वो आपका 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 7 से अधिक आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है। देखिए ये भी शायद सेट 3 में था या सेट 2 में था। तो देखिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, और सिल्वर अलग हो जा रहा है और क्लोरीन भी क्या हो जा रहा है, अलग हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, एक वियोजन अभिक्रिया है, देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। देखिए तो जो भी यहाँ भोजन या अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, उस उत्तरदायी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती, जल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट तो भी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो याद रखिएगा मनुष्य एक प्रकार का क्या है, परजीवी पोषण प्राणी है, ठीक है। याद रखिएगा प्राणी संभोजी पोषण किसमें होता है, अमीबा में होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा वसा को पचाने के लिए हम लोग किस एंजाइम का उपयोग होता है, लाइपेज का। किसका, लाइपेज का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है। देखिए श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है वो आपका कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रियम। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, और जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। ये भी पिछले सेट में शायद क्वेश्चन था। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। अपना जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। याद रखिएगा ये कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। किसको, कायिक प्रवर्धन को। अगला है कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अंकुरन। क्या बोलते हैं, अंकुरन। याद रखिएगा।
गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? डिंब वाहिनी में। किसमें? डिंब वाहिनी में। अगला, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्युत संयंत्र के लिए यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इस संयंत्र के लिए निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। ये कथन क्या है आपका? सत्य है, क्योंकि जहां पे जल को हम लोग एकत्रित करेंगे वहां पे बहुत सारा चीज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये कथन आपका क्या है? सत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बोला कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, या यह अत्यधिक महंगा होता है। देखिए, सीमाएं पूछा है या कमी, सीमाएं बोलिए चाहे कमी, तो कमी इसका क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है, या ऑप्शन डी, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण से समस्या उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण से समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? देखिए, तो एलपीजी का अगर उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये पर्यावरण के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र में। किसमें? तापीय विद्युत संयंत्र में। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम मॉडल सेट 1, 2, 3 तक अपलोड कर दिए थे, जो आप लोग नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।